हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के अंतर्गत माइनर, कोफैक्टर और क्रेमर रूल से समीकरण हल करने के बारे में बताएंगे। ध्यान से देखिए। तो पहली बात, माइनर उपसारणिक। किसी सारणिक के अवयव एलिमेंट्स ए आई जे की उपसारणिक एक सारणिक होती है जो आठवीं पंक्ति, eighth row and जेवी स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होती है जिस रो या कॉलम में अवयव ए आई जे स्थित है। तो उस सारणिक में क्या बताया गया, किसी सारणिक के कोई अवयव ए आई जे की उप सारणिक एक सारणिक होती है जो कि आठवीं पंक्ति, आइथ रो एंड जेवें स्तंभ, जेथ कॉलम के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होती है जिस रो या कॉलम में अवयव ए आई जे स्थित है। इसे उप सारणिक को एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं।
एक सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव छह की उपसारणिक ज्ञात करें। क्या है प्रश्न? ये दी गई सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सारणिक में जो ये अवयव छह है इसकी उपसारणिक बतानी है। तो हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी सारणिक की उपसारणिक एक सारणिक होगी जो कि उस रो और कॉलम के अवयवों को हटाने से प्राप्त होगी जिसमें कि वो एलिमेंट्स उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 6 एलिमेंट्स सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के अवयवों को हटाने से जो हमारी डिटरमिनेंट्स प्राप्त हो रही है वो क्या है? 1 2 7 8। इसका मतलब अवयव सिक्स की उपसारणिक माइनर, ये एक डिटरमिनेंट्स होगी और क्या होगी? 1 2 7 8। इसको हम सिंबल, ये देखिए हमारा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है, इसलिए इसको हम सिंबल क्या देंगे? M23 M23 सॉल्व कर लीजिए। दैट इज 1 2 7 8 1 into 8 -14 -6। तो इस तरह से ये एलिमेंट 6 का उपसारणिक या माइनर क्या आया? -6। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स 8 का उपसारणिक निकालनी है, अवयव 8 की उपसारणिक अवयव 8 थर्ड रो में और सेकेंड कॉलम में स्थित है। ये हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 1 4 3 6 1 4 3 6। और ये एलिमेंट्स हमारा है क्या? तीसरे रो का एलिमेंट्स है और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स है, इसलिए इसको हम सिंबल क्या देंगे? M32 M32 इक्वल टू 1 3 4 6। अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए 1 into 6 -12 दैट इज -6। तो इस तरह से हम किसी भी अवयव का माइनर यानी उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। केवल क्या करना है, जिस भी अवयव का आपको उपसारणिक निकालनी है वो अवयव जिस रो और कॉलम में पड़ रहा है उन अवयवों को हटाने के बाद जो सारणिक बनेगी उस सारणिक को हम दिए गए अवयव की उपसारणिक
कहते हैं। अब इसके बाद इसी में कोफैक्टर, सहखंड, सहखंड, एक अवयव AIJ का सहखंड कोफैक्टर, AIJ इक्वल टू -1 टू पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ अभी हमने आपको बताया था उपसारणिक, तो उपसारणिक में -1 की पावर I प्लस J का गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो कोफैक्टर होगा उस अवयव का। तो AIJ का कोफैक्टर कैपिटल AIJ दैट इज -1 टू पावर IJ MIJ। जैसे उदाहरण देखते हैं। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 हमने वही डिटर्मिनेंट्स ली है जो सारणिक में ली थी। अब प्रश्न में ये है अवयव 6 की सहखंड कोफैक्टर ज्ञात करें। तो क्या आपको बताया गया, ये अवयव 6 दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इसका जो क्या होगा A23 दैट इज -1 टू पावर 2 प्लस 3 -1 टू पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 -1 टू पावर 2 प्लस 3 और M23 6 का उपसारणिक। तो ये रो ये कॉलम हटा तो 1 2 7 8 1 2 7 8। अब -1 टू पावर 5 तो ये -1 होगा और इसकी वैल्यू क्या है 8 -14
इसका मतलब -1 इंटू -6, तो अवयव 6 की कोफैक्टर क्या आया? +6। इसी प्रकार अब हम एक प्रश्न लेते हैं। सारणिक वन 104 35 -1 012 के सभी अवयवों की उप सारणिक तथा सहखंड ज्ञात करें। Find the minor and cofactor of all elements in given determinants। तो हमें क्या करना है? इस तरह से कर सकते हैं। इस तरफ एक हम टेबल बना लें और इसमें क्या लिखें? उप सारणिक माइनर और सहखंड कोफैक्टर। अब हमारा पहला एलिमेंट्स 1, तो 1 की उप सारणिक इसको हम क्या सिंबल देंगे? M11 M11। अब ये M11 तो पहला रो और पहले कॉलम के एलिमेंट्स को हटाने से क्या दिख रहा है? 5 -1 1 2 5 -1 1 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 2 10 +1 11। इसका मतलब अवयव 1 की उप सारणी की का मान क्या आया? 11। अब यहीं पर अगर हम 1 का सहखंड को फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं तो इसको सिंबल क्या देते हैं? A11 दैट इज इक्वल टू -1 टू पावर 1 + 1 M11 -1 टू पावर 2 +1 हो जाएगा और M11 की वैल्यू क्या आई थी? 11। या इस तरह से लिख लें 5 -1 1 2 दैट इज 10 +1 11। तो ये आपकी 1 की उप सारणिक और ये 1 का सहखंड। इसी प्रकार से अब हम सेकेंड एलिमेंट्स 0 की उप सारणिक और सहखंड याद करेंगे।
तो 0 हमारा कौन सा एलिमेंट्स है? उप सारणिक। पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स, इसलिए इसको हम सिंबल क्या देंगे? M12। पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट्स A12। अब ये एलिमेंट्स पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो पहले रो और दूसरे कॉलम के अवयवों को हटा दीजिए। हटाने से क्या बचा? 3 0 -1 2। सॉल्व करिए इसको। 6 -0 6। अब यही अगर हम 0 की का सैखंड, तो इसको सिंबल क्या देंगे? A12, दैट इज -1 टू पावर 1 + 2 M12। और M12 की वैल्यू क्या है? 6। -1 की पावर 3, -1 रहेगा, इसका मतलब -1 × 6, दैट इज -6। पहले रो के थर्ड एलिमेंट्स 4, अवयव 4 का की उप सारणिक। ये हमारा पहले रो और तीसरे कॉलम में है, तो क्या सिंबल लिखेंगे? M13। M13 दैट इज डिटर्मिनेंट्स 4 फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, इसको हटा दीजिए। 3 5 0 1 दैट इज 3 - 0 = 3। अब इसी में अगर इसकी हमें सैखंड निकालनी है, कोफैक्टर, तो A13 दैट इज -1 टू पावर 1 + 3 M13। -1 की पावर 4 +1 रहेगा, तो +1 × M13 की मान क्या था? 3, दैट इज 3। इसी तरीके से हमारा अगला एलिमेंट्स कौन सा है? ये सेकेंड रो का पहला एलिमेंट्स, इसका कोफैक्टर अवयव 3 की उप सारणिक। M1 M21, ये दूसरे रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट्स है, इसलिए सिंबल क्या देंगे? M21। और M21 में मान क्या होगा? ये कॉलम हटा दीजिए और ये रो हटा दीजिए, तो आपको क्या दिखा? 0 4 1 2 0 4 1 2, और इसकी वैल्यू 0 -4 -4। अब यहाँ से A21, तो A21 = -1 टू पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 3 -1 × M21,
M21 की वैल्यू क्या थी? -4, दैट इज 4. सिमिलरली 5 की उप सारणिक M22, that is 1042. 2 - 0 +2, क्या माना आया? +2. इसी तरीके से सेकंड इसका A22, दैट इज -1 की पावर 2 + 2 M22 +1 और M22 2. M23 -1 की उप सारणिक, तो -1 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में स्थित है, इनको हटा दीजिए. क्या दिखा? 1 0 0 1, दैट इज 1 - 0, तो A23 का मान 1, M23. अब इसके बाद इसके को फैक्टर निकालिए, तो A23 दैट इज -1 की पावर 2 + 3 M23 -1, M23 का मान 1. अब इसी प्रकार से हम थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनकी माइनर एंड कोफैक्टर ज्ञात करेंगे आगे. M31 यानी कि 0 की उप सारणिक, तो ये हमारा 31 एलिमेंट्स 0 थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है. थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हटा दीजिए. क्या आया? 0 5 4 - 1, दैट इज 0 -20 -20. A31 -20. अब हमें A31 यानी कि कोफैक्टर किसका? 0 का. तो 0 का कोफैक्टर क्या होगा? ये एलिमेंट्स कौन सा है? 31, तो -1 टू पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 4, इसकी वैल्यू +1, और M31 की वैल्यू क्या है? -20, दैट इज -20. A32 M32 इस 1 की उप सारणिक, तो 1 हमारा इस रो में और इस कॉलम में, इसको हटाइए. क्या बचा? 1 3 4 - 1, ये रो ये कॉलम, तो 1 3 4 - 1 -1 -12 -13. A23
-1 की पावर 2 + 3 m23 दैट इज -1 और m23 का मान क्या था -13 + 13। अब इसके बाद लास्ट एलिमेंट्स 2 इसकी उप सारणिक, तो ये हमारा एलिमेंट्स तीसरे रो और तीसरे कॉलम का है, इसलिए इसके उप सारणिक का जो सिंबल है वो क्या लेंगे m33 दैट इज ये हटाइए 1035 5 - 0 5। इसी तरीके से अब A33 दैट इज -1 की पावर 3 + 3 1305 -1 की पावर 6 + 1 इंटू 5 - 0। इस प्रकार से आपने किसी भी सारणिक की उप सारणिक यानी माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको समीकरण निकाय को क्रेमर रूल से हल करना बताएंगे। बच्चों, किसी भी समीकरण को क्रेमर रूल से हल करने के लिए थोड़ा सा काम करना होता है। जैसे एक हम समीकरण लेते हैं, से समीकरण निकाय हल करना। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसे हमारा एक समीकरण, दो समीकरण दिए हुए हैं, 5x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण हमारा है 7x + 3y = 5। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसमें सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं डी, और डी जो डिटर्मिनेंट्स होगी वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट्स होगी। इसका मतलब डी = 5 2 7 3 और इसके बाद एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे डी एक्स। ये भी एक डिटर्मिनेंट्स में क्या करना है, एक्स के जो डिटर्मिनेंट्स डी में जो एक्स के कोफिशिएंट 5 और 7, इसकी जगह पर ये बराबर वाली संख्याएं लिखनी है। यानी अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है 4 5 2 3। इसी तरीके से डी जेड
डी वाई, तो डी वाई में क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट वही रहेंगे 5, 7, लेकिन y के कोफिशिएंट ये जो 2, 3 थे इसकी जगह पर 4, 5 रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें 3 डिटर्मिनेंट्स बना ली। पहली डिटर्मिनेंट्स क्या है, d, और d कैसे आया, 5, 7, 2, 3। दूसरी हमारी डिटर्मिनेंट्स d सफिक्स x dx, दैट इज पहले कॉलम में 4, 5 और दूसरे कॉलम में 2, 3। इसी तरह से dy में 5, 7 फर्स्ट कॉलम और y के कोफिशिएंट की जगह पर 4, 5। सॉल्व करना हम जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 3, 15 माइनस 14, दैट इज 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 10, 2। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 5, 25 माइनस 28, दैट इज -3। इस तरह से हमने डी, डी एक्स और डी वाई इन डिटर्मिनेंट्स की मान निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स का मान क्या था, 2, डी का मान क्या आया, 1, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, दैट इज -3 अपॉन 1। इसलिए x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ये हमारा इस समीकरण निकाय का सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है या गलत। तो क्या करना है, x की जगह पर 2, y की जगह -3 पहले समीकरण रखें। तो यहाँ पर देखिए 5, जैसे पहला समीकरण क्या था, 5px प्लस 2y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, 10, y इक्वल टू -3। इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 सेटिस्फाइड द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 7x 3y, x के स्थान पर क्या रखना है, 2, और y के स्थान क्या रखना है, -3, तो -9। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो सही है। यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी समीकरण निकाय का सलूशन संगत होगा या असंगत होगा, ये डिपेंड इस पर करता है कि हमने जो मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट्स डी ली थी, डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण निकाय संगत होगा, यानी कि आंसर हल हो जाएगा, सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स डी का मान 0 आ रहा है तो उस सारणी का उस समीकरण निकाय का हल असंगत होगा और उसका हल नहीं हो पाएगा। अब हल ना हो पाने पर दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो उसके अनंत सलूशन हो या कि कोई भी सलूशन ना हो, वो आगे बताएंगे।
एक और क्वेश्चंस लेते हैं, क्रेमर नियम से सॉल्व करना है। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। ये हमारा एक समीकरण निकाय दिया हुआ है जिसमें 3 समीकरण हैं। इसको हमें क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रेमर रूल से सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स आप डी बनाइए, वो मैट्रिक्स नहीं सारणी, क्या बनानी है, एक सारणिक डी बनाइए और सारणिक डी क्या होगी, एक्स वाई और जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स। इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 1 3, 2 1 3, वाई के कोफिशिएंट 3 -2 -1, जेड के कोफिशिएंट 3 1 -2। ठीक है, एक मैट्रिक्स डी बन गई। 2 1 3, 3 -2 -1, 3 1 -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 4 + 1, -2 × -2 4 + 1, -3 × 1 × -2, 3 × -1 + 3 × -1 + 6, that is 10 -15 + 15, ये -5 × -3 और ये +5। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स डी की वैल्यू 40 आई, 0 नहीं है। इसका मतलब ये हमारा समीकरण निकाय जो है वो संगत है और इसमें एक्स वाई जेड के यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। नाउ dx, फर्स्ट कॉलम में 5 - 4 3, सेकेंड कॉलम 3 -2 -1, थर्ड कॉलम 3 1 -2। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल लीजिए, प्रसार करना आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 × 4 + 1 -3 × -8 -3 + 3 × 4 + 6, 25 -15 + 30 = 40, 40। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, 40। तो अब इसके बाद dy और dz,
और आपको निकालना है। डिटर्मिनेंट्स dy 2 1 3 2 1 3। अब इसमें y के कोफिशिएंट के स्थान पर 5 - 4 3 5 - 4 3 3 1 - 2 2 1 3 5 - 4 3 3 1 - 2। एक्सपेंशन कीजिए। 2 8 - 3 -5 -2 -3 +3 3 +12 5 × 2 10 +25 +45 that is 80। now dz 2 1 3 3 - 2 -1 और z के कोफिशिएंट के स्थान पर 5 - 4 3। ठीक है। 2 1 3 3 - 2 -1 5 - 4 3। इसका एक्सपेंशन करिए तो 2 × -6 +4 -4 -1 × -1 +4 और माइनस करते इसलिए -4 -3 1 × 3 -3 × -4 +12 +5 × 5 1 × -1 3 × -2 -6 +6 होगा 10 × 2 -20 15 × 3 -45 और ये 5 × 5 +25। तो यहाँ पर देखिए -65 +25 कितना आया -40। नाउ x = dx/x dx/d। क्या करना dx/d और dx के मान क्या था 40/40। y = dy/d 80/40 टू z = dz/d dz का मान -40/40 that is -1। इसलिए x = 1 y = 2
z इक्वल टू -1 इस क्वेश्चन का हल होगा और ये क्रेमर रूल से आपको सॉल्व करने का तरीका बताया गया। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारा जब भी नया वीडियो आपके बनेगा तो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आपको कुछ सवाल प्रश्न देते हैं जो कि आपको अपने आप स्वयं करना है, क्रेमर के नियम से सॉल्व करना है। क्रेमर नियम से हल करें। Solve by Kramer rules. First question, 4x minus 3y is equal to 3. 3x minus 5y 7. Two x minus y minus 2. 3x plus 4y equal to 3. X minus y plus 2z 7. 3x plus 4y minus 5z minus 5. 2x minus y plus 3z x minus y plus z 4. 2x plus y minus 3z equal to 0. X plus y plus z equal to 2. इन प्रश्नों को आप जब अपने आप हल करेंगे तो आपका क्रेमर रूल के द्वारा समीकरण हल करने का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद।